अध्याय 1 चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। कब, कहां, कैसे। अब ये जो चैप्टर है इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई गई है हिस्ट्री की, लेकिन ये बताया गया है या आपसे सवाल किए गए हैं और आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि जो हिस्ट्री है उसमें डेट्स क्या होती हैं, डेट्स का क्या महत्व है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भाई हिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है, तो मुझे लगता है कि 70% से ज़्यादा लोग यही कहेंगे कि हिस्ट्री तो थोड़ा सा बोरिंग है। पढ़ने के लिए नहीं, एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आप किसी को बताना चाहें कि भाई डेट्स, कोई मंथ, कोई ईयर, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपने देखा है जो लड़के हैं वो डेट्स, समय या फिर मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर ये याद नहीं कर पाते। लड़कियां जो हैं वो किसी का बर्थ डेट हो, किसी की एनिवर्सरी हो, किसी का गाड़ी का नंबर हो, ये बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना मामला। इसीलिए डेट्स का मामला समझते हैं सब हिस्ट्री को कि यार ये तो डेट्स ही डेट्स है। तो फिर क्या किया जाए। लोगों को अक्सर आपने कहते सुना है कि भाई ये जो हिस्ट्री है बोरिंग है, क्योंकि इसका मतलब है दिमाग में ना डेट भरना कि भाई इस दिन क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ। देखिए हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री का मतलब यह है कि अभी मैंने जो बात बोली जस्ट नाउ, बस जो मैंने अभी बोला ना वो हिस्ट्री हो गई। कहने का मतलब अभी जो भी मैं बोलूंगा 1 या 2 सेकंड बाद वो सारी की सारी पास हो जाएगी, वो हिस्ट्री हो जाएगी। तो हिस्ट्री का मतलब होता है जो चीज़ गुजर गई, लेकिन हर चीज़ तो नहीं हम याद कर सकते। तो होता यह है कि इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिसके ज़रिए हिस्ट्री या किसी भी इंसान की, किसी भी देश की, किसी भी समाज की जो हिस्ट्री है उसका पास्ट यानी बिफोर क्या था और आफ्टर क्या था। अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपका सिलेक्शन हो जाता है इंजीनियरिंग में, आप इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाते हैं। मान लीजिए आप 1 साल बाद लौटते हैं, और अब आके लौटते हैं या फिर आप विदेश चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, और अपने घर आते हैं तो देखते हैं अरे आपका जो इलाका है, आपका जो विलेज है या जहाँ भी से भी आप गए हैं, अरे बड़ा चेंज हो गया। तो आप बिफोर और आफ्टर कंपेयर करते हैं, राइट। तो हम ये देखें, हम हमेशा सवाल करने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जो चीज़ है वो तो सब है ही। अगर आप चाय के बारे में सोचेंगे तो आप सुबह उठते हैं, चाय पी लेते हैं। क्या कभी आपके दिमाग में आया है कि भाई ये चाय आई कैसे? ऐसा कौन सा आदमी था जिसको चाय की पत्ती के बारे में पता चला चाय होती क्या है? कौन सा ऐसा आदमी था जिसको कॉफ़ी के बारे में पता चला कि ये जो कॉफ़ी के कोकोआ है उससे कॉफ़ी का जो अंदर बीज होता है उससे कॉफ़ी बन सकती है, और ये कॉफ़ी जो होती है ये ब्लड प्रेशर को आपके, अगर आपका लो हो रहा है तो थोड़ा सा बढ़ा देगी। आपकी सारी जो दिक्कतें हैं, कभी कभी आप थकावट महसूस कर रहे होंगे, सो के उठे होंगे, तो आपकी ये कॉफ़ी और चाय मदद करेगी। किसने सोचा ऐसा? आपको ये दिमाग में थोड़ा सा लगा के सोचना चाहिए कि ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन शुरू कब हुई, हिंदुस्तान में मुंबई से ठाणे कब चली, कितने किलोमीटर चली, और ट्रेन के पहले यहाँ से वहाँ आदमी जाता कैसा था। बस जब नहीं थी, जब कोई भी मोटराइज्ड व्हीकल नहीं थी, जैसे आपका बस हो गया, ट्रक हो गया, स्कूटर हो गया, आपका यहाँ से वहाँ कैसे जाते थे लोग। तो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं वो अंतराल में हुई हैं, इसको एक लंबा समय लगा है। और सबसे बड़ी बात, न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर कैसे आया? न्यूज़पेपर से पहले, क्योंकि आज आप उठते हैं, खबर देख लेते हैं, न्यूज़पेपर सीधा आप गूगल टाइप करते हैं या फिर आपके घर में एक न्यूज़पेपर आ जाता है, यहाँ देखिए, अब इसको पढ़ लेते हैं, आप दिन की सारी जो खबरें हैं वो देख लेते हैं। लेकिन जब ये न्यूज़पेपर नहीं था, प्रिंटिंग नहीं थी, तो लोग पढ़ते कैसे थे, राइट। तो ये सारे जो सवालात हैं, ये खास तौर पे जब इसलिए हम पूछना चाहेंगे या इसका जवाब इसीलिए हम तलाशना चाहेंगे कि कोई भी चीज़ की फिक्स डेट नहीं होती है। चाय जो है वो कोई ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन कोई उठा और उसने चाय
ढूंढ ली और चाय बनाना शुरू कर दिया और पीना शुरू कर दिया। ये जो चाय है ये हमारे ज़बान पे चढ़ी है, समय के साथ चढ़ी है। चाइना में चाय की शुरुआत हुई थी, यहाँ पर इजाद हुई है, फिर अमेरिका या फिर कहें वेस्टर्न कंट्री में गई, खासतौर पर ब्रिटिशर्स के पास। ब्रिटिशर्स ने फिर इसको हिंदुस्तान में लाया और आज देखिएगा कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा उपभोग करता है चाय का। उपभोग मतलब हम सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। तो कोई हम फिक्स डेट तो नहीं कह सकते। जैसे नेशनल मूवमेंट है, अब नेशनल मूवमेंट आप कहेंगे भाई 1947 1950, बस इस समय हमें आज़ादी मिल गई, 26 जनवरी को ये हो गया, 15 अगस्त को ये हो गया, है ना। लेकिन इसके पहले क्या क्या हुआ, 1857 में क्या हुआ, 1900 में क्या हुआ, तमाम तरीके के आंदोलन हुए, तमाम तरह के ऐसे मूवमेंट हुए, आक्रोश हुए, जिससे हमें हमारी स्वतंत्रता मिली है। तो ये एक समय है, स्ट्रेच है। हम कभी भी एक अवधि की बात, कोई एक अवधि की बात करते हैं, किसी फिक्स डेट की बात नहीं कर पाते, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको डेट्स में बांधना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए अगर आप ये कहेंगे या आप ये सोचेंगे कि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स, तो ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। क्योंकि पहले ये होता था कि जो हिस्टोरियंस थे वो क्या करते थे, बड़े फैसिनेटेड थे। किनसे? किंग से। ये जो किंग है भाई, ये किंग कौन है, राजा कौन है, ये इनकी ताजपोशी कब हुई, ये कब इनकी शादी हुई, कब ये पैदा हुए, कब इनकी मृत्यु हो गई, कब इन्होंने लड़ाई की, कोई बक्सर की या प्लासी की, वो सारी चीज़ें हिस्ट्री वाले बड़ा ध्यान से देखते थे और उसी के इर्द गिर्द, उसी के आसपास वो हिस्ट्री लिखा करते थे। ओके, क्योंकि ये जो डेट्स है, ये कब पैदा हुए, ये बाकायदा एक प्रॉपर डेट है। तो स्पेसिफिक डेट्स जो है इनके पैदा होने की, इनकी मरने की या इनकी शादीशुदा होने की, वो डेट्स तो हम बाकायदा बता सकते हैं। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेट्स में बांध नहीं सकते, क्योंकि आज हिस्टोरियंस केवल ये राजाओं के बारे में नहीं लिखते हैं। आज हिस्टोरियंस जो हैं या फिर आगे भी जो लिखेंगे, जो पहले भी लिखते थे, वो ज़्यादातर पे अभी जो ट्रेंड है वो ये है कि वो लोगों के बारे में लिखते हैं, वो ह्यूमंस के बारे में लिखते हैं, उनके आइडियाज़ के बारे में लिखते हैं, कैसे सिटी डेवलप हुई, कैसे मार्केट डेवलप हुए, कैसे बाजार डेवलप हुए, कैसे जो कल्चर है वो आगे बढ़ा, मतलब संस्कृति, कैसे समाज आगे बढ़ा, यानी कि सोसाइटी आगे बढ़ी, ये सब लिखते हैं। तो सवाल उठता है कौन सी डेट, किन डेट्स की हम बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको 2 चित्र दिखाऊंगा, बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चित्र। ये इस चित्र को दिखाऊंगा, फिर इन दोनों साहब का नाम लूंगा। इनको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इनका नाम बार बार आएगा और आपसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर एक चित्र है जिसमें जो ब्राह्मण है, हिंदुस्तानी ब्राह्मण है, वो बरतानिया कौन हो गया, जैसे हमारी भारत माता है वैसी ब्रिटेन की ब्रिटानिया है। ये जो ब्रिटानिया है ना, हमारी भारत माता है, ब्रिटेन की ब्रिटानिया है। तो वहाँ की जो भारत माता है, मतलब इंग्लैंड की, ब्रिटेन की जो भारत माता है, उनको ये शास्त्र दे रहे हैं। शास्त्र जो हमारे अलग अलग शास्त्र है ना, वो शास्त्र दे रहे हैं और उनसे ये आग्रह कर रहे हैं कि आइए और हमारे कल्चर को, देखिए यहाँ क्लियर लिखा है कि हमारे कल्चर को, हिंदुस्तान की संस्कृति समाज को बचाइए। पुरानी जो किताबें हैं वो इनको दिए जा रहे हैं। तो इसको बनाया है किस साहब ने? रेनल। कौन साहब ने बनाया है? रेनल। और रेनल वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। किसने उनको बोला था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, तो आप देखिएगा, ये है जेम्स रेनल। कौन साहब है? ये है जेम्स रेनल, यानी इनका नाम लिखा हुआ है मेजर जेम्स रेनल। तो ये है जेम्स रेनल साहब। ये है कौन साहब? देखिए यहाँ नाम लिखा है इनका रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव साहब ने कहा जेम्स रेनल साहब को कि ऐसा करो, आप हिंदुस्तान का नक्शा बनाओ या हिंदुस्तान के मैप्स बनाओ। और जो मैप्स बना रहे हो, तो जब इन्होंने ये चीज़ बनाई, मैप्स बनाई, तो मैप्स की जो किताब बनाई, उसका जो आवरण है, उसका जो फ्रंट पेज है, मतलब जो हर एक किताब के ऊपर एक चित्र होता है ना, वो चित्र ये था। तो ये क्या बताना चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स को खुद, जो हमारी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हिंदुस्तानी खुद कह रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े तो हमारे समाज में पंडित ही होते हैं। एक और आपको यहाँ पर एक चित्रण दिखाता हूँ। ये लिप्टन चाय है। आज भी हम किसी के पास जाएंगे ना तो बोलेगा मसाला चाय, लिप्टन चाय। कौन सी चाय पियेंगे? ग्रीन टी पियेंगे। तो लिप्टन चाय के नाम से जानी जाती है। चाय जो है लिप्टन चाय के नाम से जानी जाती है। तो ये जो मैंने आपसे कहा कि एक दिन कोई चाय पीना नहीं शुरू हो गया,
बाकायदा यहाँ पर एडवर्टीजमेंट है, यानी कि एक विज्ञापन है 1922 का, और इस विज्ञापन में क्लियर दिया हुआ है, ये चाय का है। इसे बताया गया है कि देखिए हिंदुस्तानी किला पीछे है, सामने ये जो साहब है इनका नाम है प्रिंस आर्थर, घोड़े पे हैं अपने, और ये इनको ड्यूक ऑफ कनॉट इसकी पदवी दी गई थी। तो उनके किनके बेटे थे ये? क्वीन विक्टोरिया महारानी के जो प्रिंस आर्थर बेटे हैं वो इस घोड़े पे हैं। तो इस चित्र से बताने की ये कोशिश की गई थी कि राजमहल है पीछे, तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, राजे महाराजे और जो बाहर के जैसे ब्रिटानिया वगैरह के जो राजे महाराजे हैं, वो सारे के सारे लिप्टन चाय पीते हैं। तो आइए आप भी खरीदिए और चाय पीजिए। तो ये लोगों को एक तरीके से जैसे आज हमारे एडवर्टीजमेंट आते हैं वो बताने की कोशिश की गई है। तो मेरा ये सवाल था कि भाई कौन से किस डेट की आप बात कर रहे हैं? तो देखिएगा, शुरुआत हुई ब्रिटिश हिस्टोरियन से। जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, यानी कि जो ब्रिटेन के जो हिस्टोरियंस हुए, उनकी सारी हिस्ट्री उन्होंने जो भी लिखी वो सारी इन गवर्नर जनरल्स या वॉयसरॉय, हिंदुस्तान में, इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट में, उस समय तो इंडिया नहीं था, सब कॉन्टिनेंट में जितने भी वायसराय आए, जितने भी हमारे गवर्नर जनरल आए, मतलब एक तरीके से शीर्ष नेता वहाँ के जो यहाँ पर रूल कर रहे हैं, हिंदुस्तान को रूल कर रहे हैं, वो जिस समय रहे। जैसे मैं फर्स्ट नाम बताता हूँ आपको, ये है वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम है इनका? वॉरेन हेस्टिंग, WH लिख रहा हूँ, और ये पहले हैं। यहाँ से लेकर जितने और आए, और आखिर आप समझ लीजिए लॉर्ड माउंटबेटन है ये। तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी बीच बीच में आए, इनकी हिस्ट्री, इनके समय की हिस्ट्री, इनके समय की हिस्ट्री, इनके समय की हिस्ट्री, उस तरीके से इन्होंने हिस्ट्री लिखी है। यानी जो भी इन वायसराय के इर्द गिर्द हो रहा था, जैसे मान लीजिए लॉर्ड माउंटबेटन है, इनके इर्द गिर्द उनके समय में जो इवेंट हुए उसी को इन्होंने हिस्ट्री में लिख दिया। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने जो हिस्ट्री लिखी है उसका मतलब क्या है? उनका ये है कि उन्होंने अपने हिसाब से लिखी, अपने लोगों के हिसाब से लिखी। जैसे अगर मैं आपको थोड़े से नाम गिना देता हूं, तो कौन कौन से साहब हो सकते हैं? 2 नाम तो मैंने आपको बता दीजिए, पहले आखिरी। तो हम बहुत सारे लोगों के नाम यहां पढ़ने वाले हैं, मैं आपको इनके नाम गिनाऊंगा, पहले मैं क्लियर कर दूं। देखिए, हेस्टिंग्स, वेल्सली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लेटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपको अपने आप आगे चल के याद हो जाएंगे। तो जितनी भी हिस्ट्री है इनके इर्द गिर्द है। लेकिन हमारा सवाल ये उठता है कि भाई जब हम वायसराय या फिर हम जो हमारे जो गवर्नर जनरल रहे ब्रिटिश की तरफ से, उनकी अगर हम हिस्ट्री जान रहे हैं, उनके समय की हिस्ट्री जान रहे हैं, तो क्या हम उनकी हिस्ट्री बता पाएंगे जो यहाँ पर हमारे जैसे लोग थे या फिर आम लोग थे? क्या उनकी हिस्ट्री यहाँ पर है? नहीं है उनकी हिस्ट्री। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए हर जो हिस्ट्री लिखी गई है उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज आती है जिसमें हम सवाल उठा सकते हैं। एक यहां पर आपको चित्र दिखाऊंगा, उसके बाद एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको। ये साहब वॉरेन हेस्टिंग्स है, जिनका भी मैंने नाम लिया। ये पहले गवर्नर जनरल बने थे हिंदुस्तान के 1773 में, 1773 में। ओके, तो इनका पावर, ये क्या लिखते हैं, इनकी बायोग्राफी, इनकी पेंटिंग, ये क्या थे, उसके हिसाब, उसके इर्द गिर्द जो है चीज़ें आसपास चल रही थी। अब आप बताइए कि ये जो बुक आप पढ़ रहे हैं, ये अभी चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं आप, है ना? इसके बाद आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 है, सबको मैं मिला देता हूं और यहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए 12 तक, आपको मज़ा आएगा? नहीं, आपको मज़ा भी नहीं आएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको रुचि भी नहीं होगी, आपको कुछ भी इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये क्या है। हाँ, एक चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए, अब अगला जो चैप्टर आने वाला है ये इसके साथ कोहेरेंस में होगा, यानी कि एक तरीके से जो चैप्टर्स बनाए जाते हैं, चाहे हिस्ट्री आप ले लें, चाहे आप कोई बुक ले लें, चाहे आप कोई एक उपन्यास ले लें, जैसे आप स्टोरी बुक ले लें, जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं, चाहे आप थीसिस ले लें, थीसिस भी ऐसी लिखी जाती है, चाहे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले लें, जितनी भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो अलग अलग चैप्टर्स में लिखी जाती हैं। और चैप्टर्स में इसलिए लिखी जाती है कि हर एक चैप्टर के बीच में एक कोहेरेंस रहे, यानी कि आपने जो चीज़, एक इवेंट यहाँ बताना शुरू किया, जैसे यहाँ पर आपने चैप्टर में डिवाइड कर दिया, एक इवेंट यहाँ बताया, एक इवेंट यहाँ बताया, तो क्या होता है कि ये एक सेंस बनाता है, एक समझदारी बनाता है, तो आराम से जो पढ़ने वाला है इसको फॉलो कर सकता है। तो इसी तरीके से मैं फिर से बताता हूं कि जितने गवर्नर जनरल थे उनके इर्द गिर्द सारी हिस्ट्री इन्होंने लिखी, लेकिन आम आदमी जो था,
आम जो लोग थे वो इसमें नहीं आ पाए, उनकी ज़िंदगी नहीं आ पाई। तो अगर हम नई हिस्ट्री के बारे में सोचते हैं, न्यू हिस्ट्री के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनके हिसाब से लिख दी, तब ये भी हो सकता है कि जो आज हिस्ट्री की डेट्स हैं, फिर से मैं डेट्स पे आ रहा हूँ, आज जो हिस्ट्री की डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो इंपॉर्टेंट ना रह जाएं। हो सकता है कि जो न्यू डेट्स हम इसमें डालें वो इंपॉर्टेंट हो जाएं। ठीक है, तो हाउ डू वी पीरियडाइज हमारी हिस्ट्री जो है, अब चाहे बहुत पुराने, जहाँ जब से हम जानते हैं, जब से हमें चीज़ें मिली, क्योंकि हिस्ट्री बगैर सोर्सेज के तो होती नहीं है। अगर कोई सोर्सेज नहीं मिलेंगे तो आप हिस्ट्री नहीं लिख पाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई कहानी लिख दी आपने, कोई ऐसे ही कोई कथा लिख दी। हिस्ट्री का मतलब होता है फैक्ट, हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो सच में ये घटना घटित हुई है। तो अब मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, इन साहब को बहुत ध्यान से देखिएगा, जो मैंने आपको दिखाया वो जो जेम्स मिल साहब है। ठीक, अभी इनका जो आइडिया है वो भी बताता हूं आपको। तो जेम्स मिल साहब जो हैं ये थे स्कॉटलैंड के। कहां के? स्कॉटलैंड के। ये साहब इकोनॉमिस्ट भी थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे, यानी कि ये पूरी तरीके से हिस्टोरियन तो नहीं थे, लेकिन ये उस तरीके के आदमी जरूर थे जो पॉलिटिक्स और इन सब चीजों पे काफी पकड़ थी इनकी। तो इन्होंने बहुत बड़ा, मैसिव कहा गया यहां पे, मैसिव 3 वॉल्यूम की किताब लिखी। 1 2 3, मतलब अलग अलग, ये 1 वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, 3 वॉल्यूम की किताब लिखी, हिस्ट्री लिखी। और हिस्ट्री को इस तरीके से डिवाइड किया कि पहला भाग जो था वो हिंदुस्तान की या जो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है, पहला भाग बताया ना हिंदू का समय, दूसरा बताया इन्होंने मुसलमानों का समय, और तीसरा बताया ब्रिटिशर्स का समय। क्या आपको लगता है ये सही है? हिंदू मुसलमान, मतलब हमारी हिस्ट्री में सबसे पहले हिंदू राजा हुए, फिर उसके बाद मुसलमान राजा हुए, फिर ब्रिटिशर्स आ गए। तो उनका ये कहना था, जो जेम्स मिल साहब हैं स्कॉटलैंड के, उनका ये कहना था कि जितनी भी एशियन सोसाइटी है, वो हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे थे, वो पूरी एशियन सोसाइटी की बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि एशिया के जो समाज थे, उनका जो सिविलाइजेशन था, उनका जो समाज था, उनका जो दर था या स्तर था, वो काफ़ी लो था, वो लोअर लेवल के लोग थे, लोअर लेवल के लोग थे। ब्रिटिशर आने से पहले, ब्रिटिश के एंटर करने से पहले, जो हमारे देश में, खासतौर पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो हिंदू और मुस्लिम ये रूल करते थे कंट्री में। हमारे देश में रिलीजियस इंटॉलरेंस थी कि हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज भी ऐसे ही हो रहा है, जो कि बहुत गलत है। जो कास्ट है वो आज भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था, कास्ट अबूस, कि भाई तुम शूद्र हो, तुम ठाकुर हो। ठीक, जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशियस अंधविश्वास बहुत ज़्यादा चल रहा था। ये उस जेम्स मिल ने लिखा है, बताया है कि भाई इस कारण से ये सब जो चीज़ें यहाँ पर चली जा रही थी, ब्रिटिश रूल से पहले ऐसा था। तो मिल को ये लगता था कि भाई यूरोपियन जो है, यूरोपियन मैनर्स, या फिर कहें कि जो ब्रिटिश मैनर्स हैं, वो हिंदुस्तान को सिखाना समझाना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया या सब कॉन्टिनेंट, हिंदुस्तान अगर प्रोग्रेस करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, तो बगैर ब्रिटिश लोगों की मदद के ये इंडिया नहीं कर पाएगा। ब्रिटिश के आने से पहले हिंदुस्तान अंधेरे में था, डार्कनेस में था। ये आए और इन्होंने लाइट दिखाई, यानी कि इन्होंने एक चिराग दिखाया यहां पर आके। अब आप सोचिए कि अगर आप कहें कि भाई मैं इसमें डिवाइड कर देता हूं, चलिए यहीं बता देता हूं। आप कह रहे हैं हिंदू, मुस्लिम और यहां पर ब्रिटिशर्स। तो जब हिंदू राजा थे तो क्या मुसलमान राजा नहीं थे? जब मुसलमान राजा थे तो किसी भी और जगह पे हिंदू राजा नहीं थे? और क्या ब्रिटिशर्स के आने से पहले सब चीजें ऐसी थी जैसे उन्होंने बताई है? नहीं, क्योंकि जब इन्होंने बताया है, वो कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि जब यहाँ पर मुसलमान थे, या फिर ये कहें कि जब मुगल थे या दिल्ली सल्तनत थी, तो ऐसा नहीं है कि हिंदू राजा नहीं हुए। हमने राजपूतों की बात की, हमने किन किन जाटों की बात की, हमने किन किन लोगों की बात नहीं की। ठीक, अब इसमें हो गया ना फैक्चुअल, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई ना। तो एक और तरीका है, तो जो हिस्टोरियंस ने क्या किया इस चीज़ के लिए, इन्होंने क्या किया कि जो हिस्ट्री है उसको डिवाइड कर दिया 3 भाग में। एक एंशिएंट, बहुत पुरानी, एक मिडिवल, और उसके बाद मॉडर्न। ये आधुनिक हो गई, ये मध्यकालीन हो गई, और ये आपकी होगी प्राचीन। तो हमने जो पिछले डिस्कशन में पढ़ा था, 7वीं क्लास में जो पढ़ा था, वो सारा का सारा मिडिवल था। 750 से लेकर 1750 के बारे में हमने बहुत जानकारी ली थी। तो खासतौर पर हमने मिडिवल की बात की थी। तो यहाँ पर ये जो डिवीजन है, ये कहाँ से आया है? ये आया है वेस्टर्न कंट्री से,
ये जो डिवीजन हुआ है, जो चैप्टर वाइज कालखंड डिवाइड हुए हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज से आए हैं। तो इसमें वेस्टर्न कंट्री में जो मॉडर्न का मतलब है, इसका मतलब है कि क्या क्या चीज़ आई, साइंस आया, लोगों की रीजनिंग बढ़ी, लोगों ने लॉजिक पूछना शुरू किया, लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, लोगों ने डेमोक्रेसी की बात की, लोकतंत्र आ गया, लोगों को लिबर्टी मिली, फ्रीडम मिली, उनको स्वतंत्रता मिली, लोगों को बराबरी मिली, इक्वालिटी मिली। तो मिडिवल का मतलब वही है जो मॉडर्न नहीं है। यानी कि ये जो मॉडर्न के अलग अलग एस्पेक्ट मैंने आपको बताए कि भाई आज के समाज में जैसे लिबर्टी है, ये सब चीज़ें हैं, स्वतंत्रता है, सामाजिक बराबरी है, ये जिस जमाने में नहीं थी उसको मिडिवल कहने लगे। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। पेंच क्या है? क्या ब्रिटिश के रूल के समय हमें इतनी इक्वालिटी थी? मतलब क्या हमको इक्वालिटी मिल रही थी? क्या हमें फ्रीडम मिल रहा था? क्या हमें लिबर्टी मिल रही थी? क्या हमें स्वतंत्रता मिल रही थी? नहीं, ब्रिटिश के समय तो ऐसा नहीं था। क्या ब्रिटिशर्स के समय हमें ग्रोथ मिल रही थी? क्या ब्रिटिश के समय हमें प्रोग्रेस मिल रहा था? देखिए, ब्रिटिशर्स ने क्योंकि अपना ग्रोथ और अपनी प्रोग्रेस की है हिंदुस्तान में या हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इसलिए हम देखते हैं कि आज ट्रेन जो चल रही है वो उन्हीं के नाम पे चल रही है, उन्हीं ने शुरुआत की थी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें प्रगति या प्रोग्रेस नहीं दी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रोग्रेस की उस तरीके से हमको प्रोग्रेस नहीं मिली। क्लियर है? अब सवाल उठता है कॉलोनियल, क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि जो ये पीरियड है, ब्रिटिश जो पीरियड है, जिसको हम मॉडर्न की भी बात कर रहे हैं, इसको उन्होंने कहा कि कॉलोनियल पीरियड है। क्या पीरियड है? कॉलोनियल पीरियड है। बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि ये जो मॉडर्न की बात कर रहे हैं या फिर ये जो ब्रिटिश की बात कर रहे हैं, कई लोगों ने कहा कि ये कॉलोनियल रूल है या कॉलोनियल एरा है। कॉलोनी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी अपनी कॉलोनी होगी, है ना, जैसे आप लोग यहाँ रहते होंगे, एक थोड़ी बाउंड्री होगी या फिर नहीं भी होगी, तो आपका घर यहाँ पर, आपके पड़ोसी यहाँ पर, तो एक कॉलोनी बन जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, आप एक सोसाइटी बना लेते हैं, सोसाइटी का एक चेयरमैन होता है, सोसाइटी का एक सेक्रेटरी होता है, तो इस तरीके से फिर वो यहाँ का कार्यभार देखता है या चीज़ें चलाता है। आप ही लोगों से पैसे लेंगे और आप ही के लिए काम करेंगे। इसको इस तरीके से ये कॉलोनी शब्द आया है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनीज थी वो ये जो आप लाल लाल देख रहे हैं ना, हिंदुस्तान यहाँ आता है तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अफ्रीका के बहुत सारे पार्ट की बात करें और कनाडा की बात करें खासतौर पे, और ऊपरी भाग जो है अमेरिका का, आज का जो अमेरिका है, उसमें बहुत जगह ऐसी है जो आपकी ब्रिटिश कॉलोनीज थी। तो कॉलोनी का मतलब ये हुआ कि जब ब्रिटिश हिंदुस्तान में आए तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपना राज कैसे स्थापित किया कि जितने भी नवाब्स थे, जितने भी आपके राजा थे, यानी जो किंग वगैरह थे, उन सबको इन्होंने सब्जुगेट किया या फिर कहे विस्थापित किया, अपने पोस्ट से हटाया या फिर इनको जीता। इससे क्या किया इन्होंने कि किसी भी जगह पे राज करने के लिए क्या चाहिए आपको, तो हमारे देश में इन्होंने क्या किया, सब कॉन्टिनेंट में क्या किया कि अपना कंट्रोल स्थापित किया, अपना नियंत्रण स्थापित किया। किस पे? इकोनॉमी पे, यानी अर्थव्यवस्था पे, ऐसे सोसाइटी पे यानी समाज पे, और साथ में ये राजस्व वसूल करना शुरू किया इन्होंने, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू। और रेवेन्यू किस लिए वसूलते थे? अपने खर्चों के लिए। ऐसा नहीं कि हमारे लिए कोई बेहतरी कर रहे हैं। हमारी सरकार अभी की जो पैसा लेती है, हमसे टैक्स लेती है, वो हमारे लिए काम करती है, हमारे बेहतरी के लिए काम करती है, रोड बनाती है, स्कूल बनाती है। लेकिन जो अंग्रेज रेवेन्यू लेते थे उसमें क्लियर लिखा है मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, अपनी एक्सपेंसेस के लिए, अपने खर्चे के लिए। ओके, इसके अलावा वो क्या करते थे कि जैसे हिंदुस्तान में कोई चीज़ होती है उसको ये खरीदते थे सस्ते में, यानी बहुत ही कम दाम में खरीदते थे, और ले जाके जैसे यहाँ से खरीदा और ले जाके यहाँ पर बड़े महंगे दामों में आगे बेचते थे। इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि ऐसे क्रॉप्स पैदा किए, जैसे आपको चंपारण का मैंने आपको डिस्कशन किया था या आगे आने वाला है कि चंपारण में इंडिगो, नील की खेती के लिए बड़ा, मतलब पूरे देश में एक्चुअली इन्होंने कहा सारे किसानों को कि भाई नील की खेती करो, क्योंकि कपड़े के लिए, कपास के लिए ये नील जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इन्होंने कहा चलो ये धान वान छोड़ो, आप इंडिगो उगाओ। तो ये चाहते थे कि ऐसे क्रॉप्स उगाए जैसे आपका जूट हो गया, जैसे आपका कॉटन हो गया, उस तरीके के क्रॉप्स उगाओ ताकि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें, हम इसका निर्यात कर सकें। इसके अलावा
जो भी हमारे ज़बान में आजकल टेस्ट है, वैसे तो हमारे ज़बान में आजकल मोमो है या फिर पिज्ज़ा है, बर्गर है, यही खा रहे हैं हम लोग, है ना। तो उस ज़माने में जो उन्होंने टेस्ट हमारे डेवलप कर दिए, जैसे खासतौर पे चाय का, हमारे जो कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि हमारी जो संस्कृतियों में चेंज आया, हमें प्रैक्टिसेस में चेंज आया। अब चाहिए मान लीजिए हिंदू है, कोई मुसलमान है, या फिर सिख है, ईसाई है, अगर जिसके घर में भी बर्थडे होता है, केक आता है कि नहीं आता, मुझे बताइए। क्या हमारी केक संस्कृति है? नहीं है, लेकिन केक ज़रूर आता है। एनिवर्सरी हो तो केक आता है। अगर कोई वो जो शादी के पहले क्या होता है, इंगेजमेंट होती है, उसमें केक आता है। तो ये सारी वैल्यूज चेंज हुई ना, इन्होंने की। तो जितने भी इन्होंने चेंजेस किए, ध्यान रहे कि जितने भी अलग अलग कास्ट थे, क्रीड थे, रिलीजन थे, जितने भी अलग अलग तरीके के लोग थे, वो सब जो इन्होंने परिस्थितियां चेंज की, वो एक तरीके से आप समझ लीजिए सब पे इफेक्ट नहीं हुआ। हो सकता है कि जो जनजाति लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनमें वो चेंज हुआ हो जो कि नॉर्मल अर्बन लोगों में ना हुआ हो। तो इसीलिए इन सब में अलग अलग तरीके से जो चेंज हुआ, उसी को हम आवर पास्ट कह रहे हैं। हमारी किताब का जो नाम है वो है आवर पास्ट। तो ये जो पास्ट में एस लगा हुआ है ना, प्लूरल जो जोड़ा गया है, वो इसलिए है कि सबके बारे में हम बात करेंगे, सब में क्या क्या चेंज हुए, सबके संस्कृतियों में, सबके आचार विचारों में, सबके रहन सहन में क्या परिवर्तन हुए। तो सवाल ये उठता है कि हाउ डू वी नो। अब 250 साल से लेकर 300 साल पहले की बात हमें आज कैसे पता चलती है, कैसे हिस्टोरियंस पता करते हैं। मैं फिर से बता दूं, जो हमारी हिस्ट्री है वो फैक्ट पे होती है, ये कोई कथा नहीं होती है कि भाई किताब में लिख दी और सब लोग मान जाएंगे। कुछ ना कुछ इसके साथ सोर्सेस होने चाहिए। इसके लिए सोर्सेस बहुत ज़रूरी है, इसके लिए स्रोत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड। तो जो प्रशासन हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, यानी ब्रिटिश राज में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, पहली चीज़ ये थी कि जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है, OR लिख रहा हूँ इसको, जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की हिस्ट्री जो हम जानते हैं उस जमाने की, इसको जानने के लिए। क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये मानना था, इनका ये मानना था कि लिखना बहुत ज़रूरी है, यानी राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, लिखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जितने भी इंस्ट्रक्शन हो, कितने भी जो भी इंस्ट्रक्शन हो, निर्देश, या कोई इन्होंने प्लान बनाया हो, कोई योजना बनाई हो, या फिर कोई पॉलिसी हो, कोई नीतिगत, पॉलिसी डिसीजन कहते हैं, नीतिगत फैसला, कोई पॉलिसी डिसीजन हो, एग्रीमेंट मतलब कुछ आपस में कुछ एक एग्रीमेंट कर लिया, या दो पार्टी ने आपस में कुछ डिसाइड कर लिया, वो एग्रीमेंट हो गया। ऐसी इन्वेस्टिगेशन हुआ, भाई कोई किसी ने कुछ गलत काम किया, कुछ किया, तो इसकी विवेचना करनी है, उसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो जो भी चीज़ चल रही है, इसको लिखो, इसको लिखो, राइटिंग करनी है इसकी, हर चीज़ को लिखो। और इसके पीछे इनका तर्क क्या था कि भाई क्यों लिखना है, क्योंकि अगर कोई चीज़ लिखी जाए तो इसको पढ़ना आसान होता है, यानी इसको स्टडी करना आसान होता है। और इसी चीज़ को, इसको स्टडी करने के अलावा अगर डिबेट कर सकते हैं, मान लीजिए अगर ये मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन बताया, दो पार्टीज हैं, अब इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर कुछ लिखित में होगा तभी तो इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, बगैर लिखित में कैसे कर पाएंगे। तो ये सब इनकी चीज़ थी। तो अगर आप देखें कि अब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर चलता है आज भी, चाहे हम मेमोज की बात करें, चाहे हम नोटिंग्स की बात करें, चाहे हम रिपोर्ट्स की बात करें, यानी चाहे मेमो हो या कुछ भी, नोटिंग मतलब ये होता है कि एक नोट लिख देते हैं एक छोटे से कागज़ में, और फिर उसके हिसाब से चीज़ होती है, जैसे किसी बॉस ने लिख दिया या फिर आप फाइल लेके गए तो उसने कहीं लिख दिया। ऐसे रिपोर्ट्स होती हैं, अलग अलग आपकी कोई परियोजना होती है, उसकी अलग अलग लिखित में बनती है कि भाई ये कोई इंसिडेंट हो गया तो भाई इसका ये रिपोर्ट है, लिखित में आती है। तो ब्रिटिश ये भी मानते थे कि भाई लिखना तो है, कागज़ ये सब चीज़ें ज़रूरी है, इसके अलावा इनको केयरफुली प्रिजर्व करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इनको संजोना, इनको रखना, संभाल के रखना, केयरफुली प्रिजर्व। पहली चीज़ तो मैंने आपको यहाँ जो बताई ना वो देख लीजिए, राइटिंग वॉज इंपॉर्टेंट और साथ में प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो जितने भी ऑफिसेस इन्होंने बनाए, जो भी आज भी चल रहे हैं, चाहे वो तहसीलदार का ऑफिस हो, चाहे आप ले लीजिए कलेक्ट्रेट ऑफिस हो जहाँ कलेक्टर बैठता है, या फिर कमिश्नर ऑफिस हो, जो भी कमिश्नर हो वो ऑफिस हो, चाहे वो प्रोविंशियल सेक्रेटरीट हो वहाँ के, चाहे वो लॉ कोर्ट्स हो, ये हर जगह पे जो भी जितने भी है, जैसे ऑफिस है, इन सब ऑफिस के साथ एक रिकॉर्ड रूम होता था। जैसे ऑफिस है इसके साथ रिकॉर्ड रूम होगा। रिकॉर्ड रूम मतलब ये सब कागजात जो है इनको संजो के रखना है, संभाल के रखना है।
तो इसी कारण से आप देखें और अच्छे इंस्टीट्यूशन जिसे हम स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं, आर्काइव्स, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्काइव्स और साथ में म्यूजियम। देखिए आर्काइव्स होता है अभिलेखागार, आर्काइव्स जहां रखा जाता है, अभिलेखागार। म्यूजियम्स तो आप समझते हैं, म्यूजियम जहां पर जो सामान, स्रोत या कोई ऐसी चीजें रखी जाती हैं। तो आर्काइव्स में कागज, डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, म्यूजियम में सामान रखा जाता है, ये अंतर समझ लीजिएगा। तो अगर आप लेटर्स की बात करें, मेमोज की बात करें, मतलब जो पत्र हैं या मेमोज हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जो जाते थे, जैसे 19वीं सेंचुरी की बात अगर अब किया जाए, शुरुआती 19वीं सेंचुरी की बात, मतलब 1800 से ऊपर की बात मैं कर रहा हूँ। इस ज़माने में क्या होता था, क्योंकि वहाँ पर कोई ये प्रिंटिंग तो आई नहीं थी, तो हाथ से लिखा जाता था। तो ये रिपोर्ट्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो आज भी आप दे सकते हैं कि भाई कोई एक सीनियर ऑफिसर है, उसने जूनियर ऑफिसर को क्या निर्देश दिए, जूनियर ऑफिसर ने अपने जूनियर को क्या निर्देश दिए, इसने इनको क्या जवाब दिया। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, आज भी अवेलेबल है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि 19वीं शताब्दी के स्टार्ट में, यानी कि 1800 के स्टार्ट में कोई ऐसा तो नहीं था कि प्रिंटिंग वगैरह थी। तो यहाँ पर आते थे खुशनवीसी, नकल नवीसी, इनको कहते हैं खुशनवीस या नकल नवीस। नकल नवीस कौन से होते हैं, इनको कहते हैं कैलीग्राफिस्ट, अंग्रेजी में कैलीग्राफिस्ट, हिंदी में इनको खुशनवीस। मतलब जो चीज़ इनको दे दी जाए वो ये लिखते हैं और उसी तरीके से बिल्कुल लिख देते हैं जैसा वो कंटेंट है, यानी ब्यूटीफुल राइटिंग होती है कि इनकी सुंदर लिखाई होती है। तो ये उस ज़माने में होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे 1850 के करीब, मतलब इसके आगे प्रिंटिंग बहुत पॉपुलर हो गई। अब प्रिंटिंग जब पॉपुलर हो गई तो फिर इनकी जो, जिसे हम कहें कि भाई कैलीग्राफिस्ट का जो मैंने आपने नाम लिया, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये प्रिंटिंग ने काम किया और मल्टीपल कॉपीज़ बनने लगे, यानी कि एक कॉपी बन गई, इसका मल्टीपल कॉपी बन जाएगी, ये चीज़ बनने लगी। तो आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, आपको जान के पहले मैं आपको ये चित्र दिखाऊंगा, इसमें आपको बहुत आनंद आएगा। ये हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, ये हमारा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, ओके। और यहाँ पर एक छोटी सी घटना बताऊंगा जिसको हम यहाँ से रिलेट करेंगे। इसमें देखिएगा कि ये है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये 1920 में बना था। मतलब हम नहीं, हमारे जो पिताजी हैं वो भी पैदा नहीं हुए थे इस ज़माने में, इस ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नई दिल्ली में जो नेशनल म्यूजियम है, जो हमारा म्यूजियम है पूरे देश का, जिसे हम देश का म्यूजियम कहें या देश का आर्काइव्स होता है अभिलेखागार। तो ये जो है ये वाइस रीगल पैलेस, मतलब जहाँ पर वाइसराय रहते थे उन्हीं के पास में बनाया गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस था कि अब जो वहाँ रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, मतलब इतना बड़ा वाइसराय जहाँ रह रहा है उसी के पास में इन्होंने म्यूजियम और आर्काइव्स बनाए। तो एक छोटी सी मैं आपको घटना बताता हूँ, और उस घटना को, ये बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है उससे हमें पता चलता है उस ज़माने में क्या हो रहा था। तो 1946 की मैं बात आपसे करता हूँ। 1946 में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो एक म्यूटिनी हो रही थी, यानी कि एक रिवोल्ट, एक प्रोटेस्ट हो रहा था, बगावत। म्यूटिनी मतलब होता है बगावत, ध्यान रखिएगा, म्यूटिनी का मतलब होता है बगावत। एक बगावत हो रही थी, और वो हुई थी खास तौर पे जो शिप्स हैं, जो हमारे शिप्स हैं, रॉयल इंडियन नेवी के जो शिप्स हैं, यानी कि पानी के जहाज़ हैं, वहाँ पर हो रही थी। तो हुआ ये कि जो अलग अलग डॉकयार्ड थे, एक डॉकयार्ड यहाँ देखिए कराची, ये जो कराची है, ये कराची थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हम यहाँ पर आ गए ना, रन ऑफ कच्छ, यहाँ कराची मान लीजिए, यहाँ पर कराची हो गया। यहाँ पर आप आ जाइए, एक और जगह है बॉम्बे, मुंबई आज की, और ये है वाइजैक, विशाखापट्टनम। तो यहाँ से जो आपका हेडक्वार्टर है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि जो इनका जो होम मिनिस्ट्री है उस ज़माने में, ये कब की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस ज़माने की, तो 1946 की बात मैं जो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बगावत होने वाली थी, या जो अंदेशा था या हो चुकी होगी, उसकी रिपोर्ट जो बॉम्बे से गई हेडक्वार्टर को, जो कराची से गई हेडक्वार्टर को, और जो विशाखापट्टनम से गई हेडक्वार्टर को, वो यहाँ पर आपको दर्ज, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो यही है। तो एक आध एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कराची से जो रिपोर्ट गई, उन्होंने बताया हेडक्वार्टर को, देखो 301 म्यूटिनियर्स, 301 बगावत करने वाले जो लोग हैं, इनको हमने पकड़ लिया, और कई जिनको जो सस्पेक्टेड थे, जो संदिग्ध थे, उनको हमने पकड़ लिया है। इसके अलावा विशाखापट्टनम से आया कि सब कुछ कंट्रोल में है साहब। ये डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, 1946 की बात कर रहा हूँ। ये होम, मतलब जो आज की हमारी गृह मंत्रालय है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे, एक तो ये चीज़ थी कि भाई चीज़ें संभालनी है, संजोनी है, लिखनी है, रखनी है। दूसरी चीज़ जो अंग्रेज़ों की इंपॉर्टेंट ये थी कि वो सर्वे कराना चाहते थे, सर्वे।
अब एक चीज सुनिए कि आप क्या करते हैं। आप अपने घर में अगर आपको मान लीजिए टीवी लेना है तो आप क्या करते हैं, आप अपनी पत्नी से पूछेंगे, बच्चों से पूछेंगे बेटा कौन सा टीवी ले। तो एक तरीके से आप पत्नी से और बच्चों से क्यों पूछ रहे हैं, आप सर्वे कर रहे हैं कि जो मैं टीवी लाऊं वो सबको एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा, या जो मैं टीवी लाऊं वो सही होगा कि नहीं होगा इस घर के लिए। तो अंग्रेजों का ये मानना था या ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि क्योंकि ये तो कॉलोनी बना रहे थे, तो किसी भी देश पे अगर राज करना है, किसी भी देश पे अगर राज करना है तो उसके लिए इस देश को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इसका प्रशासन भली भांति करना है, अच्छे से करना है, इफेक्टिवली करना है, यहाँ क्लियर लिखा है इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड, अगर अच्छे से इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, प्रशासन करना है तो सबसे जरूरी है सर्वेइंग। क्या करना, सर्वे करना। सर्वे का मतलब ये होता है कि भाई आप कोई जगह, कोई सामान, कोई चीज जो भी अवेलेबल है इसको, इसके बारे में पता करें, ये सर्वे होता है। ठीक, तो इसमें क्या किया कि जैसे 19वीं शताब्दी की मैं सर्वे का मतलब ये होता है सर्वेक्षण भी होता है इसको ना, अगर हिंदी में कहें तो सर्वेक्षण कहते हैं इसको। तो हमारे पास जैसे अभी अलग अलग नाम लूँगा मैं, तो मैं 19वीं शताब्दी के बारे में बता रहा था। यहाँ पर बड़े डिटेल, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म लेवल पे, डिटेल लेवल पे जो निरीक्षण हुए वो करवाए गए पूरे देश के। एक तो मैप बनवाए गए, मतलब नक्शे तैयार किए गए, साथ में जो विलेजेस हैं, जितने विलेजेस हैं इसमें देखा गया कि भाई रेवेन्यू सिस्टम्स कैसे चलाएगा, या इसके रेवेन्यू कितने होंगे, मतलब ये मान लीजिए पूरा देश है, इस भाग का यहाँ से कितना राजस्व आना है, कितना आ सकता है, ठीक है, ये सब यहाँ पर देखे गए। इसके अलावा टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, जैसे आपका पहाड़ी क्षेत्र है, प्लेन क्षेत्र है, तो इसी को हम टोपोग्राफी कहते हैं। ये जो किस तरीके का आप कहें लैंड फॉर्मेशन है, इसको हम टोपोग्राफी कहते हैं। क्या सॉइल क्वालिटी है, मतलब जो मिट्टी है वो कैसी है, काली है, लाल है, फ्लोरा क्या है, फौना क्या है, यानी जानवर कैसे हैं, और पेड़ पौधे क्या है, लोकल हिस्ट्रीज क्या है, मतलब किसी इलाके की वहाँ का इतिहास क्या है, और किसी भी एक जगह, जैसे मान लीजिए इस जगह का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, यहाँ मक्का हो सकता है, यहाँ पर गेहूं हो सकता है, या कपास हो सकती है, क्या हो सकता है, ये सब इन्होंने पता किया, बहुत डिटेल में पता किया इन्होंने। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बताऊं कि 19वीं शताब्दी के अंत, मतलब 1890 के आसपास आप समझ लीजिए, सेंसस शुरू हुआ। सेंसस होता है मतगणना, क्या कहते हैं इसको, मतगणना, यानी हर 10 साल में शुरू हुआ, तब से शुरू हुआ, आज भी होता है, हर 10 साल में पूरे देश में लोगों को गिना जाता है, कितने लोग हैं, लेकिन केवल लोगों को नहीं गिना जाता, आप समझ लीजिए, केवल लोगों को नहीं गिना जाता, इसके अलावा ये जो लोग हैं इसकी कास्ट क्या है, इसका रिलीजन क्या है, ये काम क्या करता है, ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी चीज़ पता की गई। तो बहुत सारे सर्वे किए इन्होंने, बोटानिकल सर्वे किया और जूलॉजिकल सर्वे किया, जैसे जीव वैज्ञानिक कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे किया, फॉरेस्ट सर्वे किया, जंगलों का सर्वे किया, और सूक्ष्म जीवों का सर्वे किया, हर चीज़ का सर्वे इन्होंने किया। तो अगर आप देखें आज जो सर्वे ऑफ इंडिया है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, चाहे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आपका NSSO है जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये सारी चीज़ की गई। यहाँ पर देखिए एक बड़ा अच्छा चित्र दिया हुआ है इन्होंने, बड़ा मजा आएगा आपको उसको देख के। ये सीताफल है, रामफल की पत्नी सीताफल। तो ये जो सीताफल है 1770 का एक चित्र है, कस्टर्ड एप्पल कहते हैं इसको, बहुत 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 टेस्टी होता है। तो इसके बारे ये एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ कि भाई जूलॉजिकल और ये बोटानिकल का मैंने नाम लिया ना, तो ये इसका भी सर्वे हो, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितने फाइन तरीके से इन्होंने, तभी तो राज कर पाए, राज करने के लिए काज करना पड़ता है, और इतनी काज किया इन्होंने, इतनी मेहनत की। यहाँ पर ये जो सर्वेक्षण चल रहा है, ये कलकत्ता की मैं बात बता रहा हूँ आपको, बंगाल कलकत्ता मतलब उस बंगाल का इलाका है ये, और यहाँ पर सर्वेइंग के इक्विपमेंट है कि भाई सर्वे किया जाए, उसके लिए थियोडोलाइट यूज़ कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ इन्होंने उस ज़माने में की। आप सोचें कब की बात मैं कर रहा हूँ, कितने ज़माने पहले की बात हो गई है, 1832 का चित्र है ये। चलिए एक सवाल आपसे मेरा और है, मान लीजिए मैंने कि आपके बारे में कुछ लिखा, क्या आपके बारे में जो मैं लिख रहा हूँ वो एक दूसरा हमारा दोस्त है वो भी यही मानता है? नहीं मानता ना। अगर मैं आपके बारे में कुछ लिख रहा हूँ तो दूसरा लोग या तीसरा आदमी वो भी यही मानता है, ऐसा तो नहीं है। तो एक सवाल उठता है कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल,
ऑफिशियल रिकॉर्ड किसके होते हैं? ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफिसर्स लिखते हैं, है ना। जो पोस्ट पे होंगे वो लिखेंगे, वो जो हमने बात की मेमोज की, जो हमने बात की नोट्स की, जो हमने बात की निर्देशों की, या फिर और भी आप जैसे रिपोर्ट्स की बात की, जितनी भी चीज़ों के बारे में बात की, वो लिखता कौन था? जो भी हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो कौन लिख रहा है? ऑफिशियल जो लिखते थे, जो पदाधिकारी थे, जो अधिकारी थे, ब्रिटिश राज के हों चाहे ब्रिटिश राज में हिंदुस्तानी हो, उन्होंने लिखे। बेसिकली ये था कि वो क्या रखना चाहते हैं, क्या नहीं रखना चाहते, मतलब आगे की जनरेशन के लिए क्या बचाना चाहते हैं, प्रिजर्व क्या करना चाहते, पोस्टरिटी। तो भाई वो क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं, ये चीज़ इसमें आई है। लेकिन जो कंट्री फील कर रही थी, कंट्री में सब लोग आ जाते हैं, आम लोग आ जाते हैं, इसमें मजदूर हो गए, इसमें कोई भी आप जो नाम ले लीजिए, चाहे मैं यहाँ पर एक बड़ा अच्छा एक एग्जांपल दिया, मैं अभी आ रहा हूँ इस पर। तो जो लोग, जो आम आदमी फील कर रहा है, वो तो हमें नहीं पता चल पाएगा, इससे पता चल पाएगा। तो जब ऑफिशियल रिकॉर्ड से ऑफिस की चीज़ें पता चल रही है, ऑफिसर्स के दिमाग के बारे में, उनके कामकाज के बारे में पता चल रहा है, तो हम क्या करें? तो हमको किसी और सोर्स पे जाना पड़ेगा। तो फिर फंस गए हम लोग, हमको किसी और सोर्स पे जाना पड़ेगा। तो केवल ऑफिशियल रिकॉर्ड, देखिए ऑफिशियल रिकॉर्ड में दरकिनार नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल हमको आउटराइट मना नहीं करना है इसको। इसके अलावा हमें और सोर्सेज चाहिए ताकि हमको आम लोगों के बारे में पता चले, लोगों के बारे में पता चले। तो यहाँ पर देखिए कहाँ से पता चला। लोगों ने अपनी डायरीज लिखी, कई लोगों ने अपनी डायरी लिखी, कई लोगों ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा पिलग्रिमेज का, यानी वो यहाँ पर आए पिलग्रिमेज के लिए, और उसमें मतलब पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थाटन, तीर्थ के लिए आए। इसके अलावा ट्रैवलर से कई लोग केवल घूमने आए, कई लोगों ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, मतलब अपनी जीवनी लिख दी, या किसी ने बायोग्राफी लिख दी, किसी और की जीवनी लिख दी, बड़े बड़े लोगों की। इसी तरीके से कुछ पॉपुलर बुकलेट्स हैं, यानी कुछ किताबें हैं जो लोकल बाजार में मिलती थी। इसके अलावा आपका मार्केट हो गया, ये आपका न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी जानकारी मिलती है, ठीक। इसके अलावा और भी है, जैसे जो लर्नर्स, लीडर्स थे, जो बड़े बड़े नेता हुए, और उसके अलावा जो रिफॉर्मर्स हुए, एक्टिविस्ट हुए, यानी समाज सुधारक हुए, पोएट्स हुए, जो कविता लिखते थे, जो नॉवेलिस्ट हुए, यानी कि जो उपन्यास लिखते थे, उन सभी लोगों ने भी अपनी फीलिंग्स या फिर अपने आइडियाज लिखे, लोगों के सामने रखे, लिखे या फिर उसको पब्लिश कराया। तो इतने सारे सोर्सेज मैंने बता दिए, इन सब से भी तो जानकारी मिलती है। लेकिन इसमें भी एक पेज फंस रहा है। क्या पेज फंस रहा है? पेज ये फंस रहा है कि ये लिखेगा कौन और पढ़ेगा कौन? लिखेगा वही जो लिखना जानता हो, यानी कि वो लिटरेट हो, लिखेगा वो जो लिखना पढ़ना जानता हो। तो उनका क्या, जो वहां पर ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स कहाँ लिखना पढ़ना जानते थे? आज भी बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जो लिखना नहीं पढ़ना नहीं जानते। जो फार्मर्स हैं, पीजेंट जिसे हम कहते हैं, जो पुअर लोग हैं, जो माइंस में काम कर रहे हैं, बेचारे गरीब जो रोड पे रह रहे हैं, उन सब का क्या, उन सब की जानकारी हमें कहाँ मिल पाएगी? तो इसके लिए तो थोड़ा एफर्ट हमको लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हमें सोर्सेज मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे एक तो ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया, प्रशासन चलाया। न्यूज़पेपर उस जमाने के लोगों ने अपनी जीवनियाँ या किसी और की जीवनियाँ लिखी, किताबें हैं, लोगों ने अपनी डायरीज लिखी, बड़े बड़े लोगों ने। ऐसी आपका मतगणना है, सर्वे जो हुए, अलग अलग सर्वेक्षण निरीक्षण हुए। ऐसे जो आज की बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट हम आज देखते हैं, उस ज़माने की बहुत सारी चीज़ कहती है। जैसे अगर आप कुतुब मीनार पे जाएंगे, उसमें जो अरबी में लिखा हुआ है, जो कंटेंट लिखा है, उससे हमें पता चलता है कि किसने बनाया, क्या बनाया, ये तो हमें पता चलता है ना। लेकिन मैं ब्रिटिश राज की बात कर रहा हूँ। एक और चीज़ यहाँ बताता चलूँ, यहाँ पर जो एक पेपर कटिंग है, ये हिंदुस्तान टाइम्स में 1946 में प्रिंट हुई थी, और इसमें ये बताया गया है कि भाई पुलिस वाले जो लोग हैं, 2000 पुलिस वाले लोग, ये इन्होंने खाना खाने से मना कर दिया, ये स्ट्राइक पे चले गए, पुलिस स्ट्राइक इन 1946, ये हड़ताल पे चले गए। और इनका ये कहना था कि भाई ये जो खाना दे रहे हो, कैटल मतलब जानवर भी नहीं खाएंगे जो चपाती और रोटियां आप हमें दे रहे हो, जो दाल हमें दे रहे हो। ये वहां से पता चलता है कि उस जमाने में ऐसा कुछ हुआ होगा। चलिए साहब, ये चैप्टर फिनिश करते हैं। और ये बहुत ही ईजी, बहुत ही बेस, जैसे कहते हैं ना कि भाई खाना बनाने से पहले रोटी गर्म करने से पहले, बनाने से पहले तवा गर्म करना पड़ता है। ये तवा गर्म हुआ है। आगे जो चैप्टर आने वाले बड़े धांसू है, बड़े बड़े, तैयार रहिएगा। लेकिन हम उसको स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।